चलिए जी, गुड मॉर्निंग। जो हमारा एनपीए वाली क्लास चल रही थी अभी उसका जो अगला थियोरेटिकल पार्ट है उसको कवर करते हैं। और बाकी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेरीज बनी रहेंगी, बार बार क्वेश्चंस आते रहेंगे, बट हम इसको थियोरेटिकल पॉइंट को भी कवर कर लें तो हम मानेंगे कि ये टॉपिक हमारा अब काफ़ी कंप्लीशन की ओर चला गया है। ठीक है, यूनिट नंबर 27 है आपकी। एक क्लास हम ले चुके थे, अब जो है ये दूसरी क्लास हो रही है एनपी के नाम पर। चलिए अब इसके आगे का थ्योरेटिकल पार्ट कवर करते हैं। तो कोशिश ये करिएगा कि इसको ज़्यादा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि रीज़न ये है कि ये वो थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपको अक्सर सामने नहीं आते। प्रैक्टिकल तो सबके आता है, एनपीए हो गया, रिकवरी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। और इसमें कराने से पहले मैं एक प्रोविजन का न्यूमेरिकल आपको करा देता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लगे प्रोविजन कैसे करते हैं। देखिए, प्रोविजन के न्यूमेरिकल में सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है कि एनपीए कब है। तो उसने बोल दिया एनपीए 31 मार्च 2021 को है, जो भी डेट दे दिया। दूसरा, उसके बाद पूछता है वो एनपीए के बाद आउटस्टैंडिंग कितनी है। आउटस्टैंडिंग लेट से 7 लाख है, ठीक है। फिर वो पूछता सिक्योरिटी कितनी है, और सिक्योरिटी में एक वर्ड यूज होता है रियलाइजेबल। रियलाइजेबल का मतलब है कि कितने में बिक जाएगी सिक्योरिटी। तो उसने कहा मान लिया 2 लाख है। उसके बाद बोलता है डी आई सी जी सी या सी जी टी एम एस सी का कवर कितना हो, उसने बोल दिया मान लिया 50%। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और वो पूछता है कि इस क्वेश्चन में अगर 31 मार्च 2023 को चेक किया जाए तो कितना प्रोविजन होगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जब हमें ये भी पता लग जाए तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि वो अकाउंट किस कैटेगरी में है। देखिए, 31 मार्च 2021 को वो एनपीए है, यानी सब स्टैंडर्ड है। तो सब स्टैंडर्ड अगर है तो वो इस डेट में कहाँ जाएगा, देखिएगा 31 मार्च 2022 को वो क्या बन जाएगा, D1। D1। ठीक है, और 31 मार्च 2023 को क्या बन जाएगा, वो D2। तो सबसे D2। पहले आप लिखेंगे कि वो कौन सी कैटेगरी में आ गया। तो आपका आंसर आया D2 में आ गया। तो ये आंसर जब आएगा तभी आप प्रोविजन को डिसाइड कर पाएंगे कितना लेंगे, जो अभी हमने सब देखा था। और इसको करने का तरीका ये है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पहले उसको इस तरह से पिक्चर में समझ लीजिए कि आपका लोन कितने का है, 7 लाख का। उसमें से सबसे पहले आपको सिक्योरिटी देखनी है। सबसे पहले आपको क्या देखनी है, सिक्योरिटी देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 लाख हो गया। अब बात आती है सिक्योरिटी कितनी है। तो सिक्योरिटी में ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ कितने की सिक्योरिटी है, 2 लाख की। अब बचा पार्ट कितना आपका, 5 लाख। इस 5 लाख के पार्ट में आपको ये देखना है कि आपका ये कवर कितना है। कितना कवर है, 50%। तो 50%। इसका 50% कवर है आपके पास, 50%। तो 50% का मतलब ये हो जाएगा, यानी 2.5 तो DICGC से है, और 2.5 क्या रह जाएगा आपका, अनसिक्योर्ड। 2.5 क्या रह जाएगा आपका, अनसिक्योर्ड। तो प्रोविजन के लिए आपको सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड पोर्शन चाहिए। कैटेगरी है इसकी D2। तो D2 में सिक्योर्ड में कितना परसेंट प्रोविजन है, 40%। 40%। 40। अनसिक्योर्ड में कितना है, 100। 100। 100%। तो आपका 40% कितना हो जाएगा, 80,000। 8
और ये कितना हो जाएगा 100% इतना, इनको ऐड कर लीजिए। 3.3 लाख का क्या होगा आपका प्रोविजन होगा। ठीक है, तो अगर आपने इसका कैटेगरी बिल्कुल ठीक कर लिया तो शायद कोई गुंजाइश नहीं है गलती होने की। ये दिक्कत करेगा आपको, अगर आपने ये सही से कैटेगराइज किया हुआ है तो ठीक हो जाएगा। अब सर इसी डी को थ्री का डेट थोड़ा बताएंगे? है D3 कब होगा डेट? D3 कब होगा? D3 होगा ये 31 मार्च 25 में, ठीक। क्योंकि D2 में ये 2 ईयर तक रहता है। हम्म। ठीक है 1 लाख होगा ना तो है 2.5 का 40% 1 लाख होगा ना। ये सिक्योर्ड में सर, सब स्टैंडर्ड का। एक अनसिक्योर्ड मिनट नहीं। एक मिनट, एक क्वेरी जब पूछता है तो उसको जब मैं बता दूं तब आप बोलिए। इन्होंने पूछा है कि 2 लाख का 40%, 2.5 का क्यों देख रहे हैं आप? 25 आपको तो होगा सिक्योर पोर्शन का देखना है ना। 30 होगा। ओहो, ठीक है ओके। हाँ, नहीं आप 50% पूछिए। सिक्योर्ड है ना सर। नहीं 50% सिक्योर्ड नहीं है, सिक्योरिटी निकालने के बाद 50% कवर्ड है, सिक्योर्ड नहीं है, ओके कवर्ड ओके है ओके। फ्रॉम गारंटी। वो कवरेज आपको सिक्योरिटी के बाद के अमाउंट पे मिलती है। ठीक है सर ये कोई भी एजेंसी गारंटी कवर करेगी, जैसे CGFMU और जो भी होते हैं सर हाँ, एजुकेशन लोन के, वो तो उसको वो छोड़ देना है। क्वेश्चन नहीं, उसमें वो क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, बताएगा कि किसका कवर अवेलेबल है। क्वेश्चन में वो कवर अवेलेबल बताएगा, उसी को लेना है आपने, सर 7 जितना लाख बताए। आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, लोन अमाउंट? वो लोन अमाउंट का और आउटस्टैंडिंग अमाउंट एक ही बात होती है। लोन अमाउंट तो सैंक्शन अमाउंट हुआ, वो तो अलग बात होगी। मान लिया 10 लाख का लोन हुआ, उससे मतलब नहीं है। आज की डेट में जो बैलेंस है उससे कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब दूसरा केस देखिए एक बार जरा, एक और केस बनाता हूं, उसको आप बनाना। आउटस्टैंडिंग है 10 लाख, सिक्योरिटी अमाउंट है 3 लाख, DIC जिससे कवर है 75%। ठीक है, और आपको बताना है 31 मार्च 24 में इसमें कितना प्रोविजन होगा। NPA की डेट 31/3/20 है। बताइए, पहले कैटेगरी बताओ। D2। D3 D3 D2 25 में D3 होगा ना? D2 D3 होगा सर। D3। ये तो लॉस असेट्स हो जाएगा सर 100%। नहीं नहीं नहीं, सर D2 लॉस में तो रहेगा। तब तक नहीं होगा जब तक सिक्योरिटी। D3 मैंने निकाल दिया नीचे, देखो जरा। 31 21 को वो D1 में, 22 को D2 में, और 24 को D3 में। तो यहाँ हमने 24 को ही पूछा हुआ है, तो कैटेगरी क्या होगा इसकी D3। अब क्वेश्चन करेंगे, अब देखिए क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर ये इसका 100%। सिक्योरिटी कितने लाख, वो लोन कितने का है 10 का, 10 लाख 75 सिक्योर्ड कितना है 3 लाख 3, बचा कितना 7 लाख उसका 7 का 75%, कितना बनेगा 5,25,000 5.25। 5.25 लाख 1,75,000 ठीक है, और इधर कितना बचा 1,75,000। कुछ गलत हो रहा है क्या? सही है। नहीं नहीं, D3 ये में 100% है ना सिक्योर्ड अरे अनसिक्योर्ड अभी दोनों में। रुको एक मिनट, पहले ये तो कैटेगराइज करो, ये अमाउंट करो, अभी आते हैं वहां पे। स्टेप बाय 75% स्टेप। 5,25,000 होगा। 7 का 5.25 यहाँ 1.75 होगा, यहाँ पर होगा 5.25, यहाँ होगा 1.7। जब तक आपका ये स्ट्रक्चर नहीं बनता तब तक प्रोविजन रेट से कोई फायदा नहीं। अब देखिए आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए
इस 3 पे आप कितने परसेंट करेंगे? कौन सा कैटेगरी है? D3 में। D3 में चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, दोनों में कितना परसेंट है? 100%। 100%। तो यहाँ पे 3 और 1.75, टोटल 4 लाख प्रोविजन कितना हो 75 जाएगा? 475। 4.75। ठीक है, एक केस और करते हैं हम लोग। 8 लाख का है, 2 लाख की सिक्योरिटी है और 85% का कवरेज है, और यहाँ निकालना है 31/3/22 को, और ये लोन हुआ था NPA 19 में। बताइए। D2 कैटेगरी में आएगा। कौन सी कैटेगरी में होगा? D2 में। ये कंफ्यूजन दूर कर लेना जिनका भी है। क्यों? क्योंकि इस जगह पर है वो, इस पॉइंट पर। तो D2 कैटेगरी हो गई। लोन कितने का है? 8 लाख का। 8 लाख सिक्योर्ड कितना है? 2। 2 बचा लाख कितना? 6 में 15% इधर आ गया और 18% इधर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस D2 कैटेगरी है, तो इसमें रेट क्या लगेगा? 40%। 40%। कितना हो जाएगा? 0.8। और इसमें कितना लगेगा? 100%। 100%। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1.7 लाख। 0.9, 70। 0.8, कितना? 1.7। ये इस तरह आपका क्वेश्चन आ सकता है। चलो, सर वो क्वेश्चन वो जो सिक्योरिटी कैसा आएगा, मतलब कोलेटरल है या जो कोई भी सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी हो, रियलाइज हो? और प्राइमरी हो या कोलेटरल हो, उसमें लिखा होना चाहिए रियलाइजेबल सिक्योरिटी। अगर मान लिया ऐसा लिखा है 10 लाख का सिक्योरिटी है जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू 7 लाख है, तब क्या करेंगे आप? 7 लेंगे। एक बार ठीक है, लास्ट वाला समझा दीजिए। कौन सा वाला? सर 5.10 का नहीं निकालू। इसका कुछ नहीं निकालना है। जो कवरेज है, सर कवरेज वाले को छोड़ कवरेज को आपको छोड़ देना है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये पैसा कहाँ से मिलेगा आपको? CGT में वहां से मिल जाएगा, इसलिए उसके लिए प्रोविजन नहीं करना है आपको। सिक्योरिटी है उसके लिए कर देना, और वो सिक्योरिटी के लिए करना है सिक्योर्ड की तरह, बचे हुए अमाउंट में अनसिक्योर्ड पोर्शन, जो कवर्ड है उसको छोड़ देना। कवर तो छोड़ देना, क्योंकि वो पैसा प्रोविजन ही तो है, वो उसके पास रखा हुआ है। सर कोई भी गारंटी कवर हो, मतलब 0% प्रोविजनिंग ही होगी उसमें, किसी भी तरह का कवर? नहीं, अगर मान लिया वो कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट से कवर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से 100% कवर होती है, स्टेट गवर्नमेंट से कवर है 20% होती है, वो लिखा होगा कितने परसेंट कवर है। ठीक है, सर जो सेकंड एग्जांपल सर है, जो प्रोविजन का जो लास्ट थोड़ा बताएंगे, जो ओनली प्रोविजन का लास्ट स्टेप, कौन सा वाला? जो सेकंड एग्जांपल था, लास्ट पार्ट बस। ये वाला ना? हाँ, देखो, जो 5.25 हाँ 1.75 इससे ये ये वाला ना? 75% इसको। हाँ हाँ, तो इसमें 75% कवर है, हाँ, तो 7 का तो 75% कितना आता 5.25 है? हो गया। 5.25 हो गया। 5.25 रिमेनिंग वे बचा 1.75। हाँ, तो इसमें जो 1.7 का तो 100% 100%। हाँ, और 100% इसका इसलिए लिया कि D3 में हाँ जो हाँ प्रोविजन के रेट है, वो सिक्योर्ड में भी हाँ 100% है और हाँ अनसिक्योर्ड में भी 100%, इसलिए। हाँ। और जो 5.25 क्या है? उसका कुछ नहीं होगा, वो तो आपको मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा? DICG से मिले, उसके लिए प्रोविजन नहीं करना है आपको। तो टोटल प्रोविजनिंग 1.75। ये 3 कहाँ से है सर? है 3 कहाँ से है? 3 प्लस सिक्योर्ड 1.75। पोर्शन। ये 3 जो सिक्योर्ड पोर्शन है ना, 3 लाख वाला, ये 10 में से 3 सिक्योर्ड था आपका। ये सिक्योर्ड पे 100% और अनसिक्योर्ड पे भी 100%, दोनों मिला के हो गया।
मैं सोचा 5.25 में भी 100% लगाना नहीं नहीं, उसमें नहीं करना है। है। थैंक यू सर। ये देखिए, एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम अरेंजमेंट। तो कई बार क्या होता है, आपने लोन दिया है 2-3 बैंकों ने मिल करके, जब 2-3 बैंक लोन मिल करके देते हैं तो उस कंडीशन में जो कंसोर्टियम एडवांस होते हैं वो इस तरह से होते हैं। क्या देखिएगा, इसमें कुछ पॉइंट है, थ्योरेटिकल फंसा लेगा आपको, फिर आप फंस जाओगे। देख लो, वेयर देयर इज इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, फ्रॉड्स कमिटेड बाय द बोरोवर। तो कभी कभी क्या होती है, आपकी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम इरोड। हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उसने बोला हुआ है देयर आर पोटेंशियल थ्रेट्स फॉर रिकवरी ऑन अकाउंट ऑफ इरोजन वैल्यू ऑफ नॉन सिक्योरिटी other factors such as fraud committed by the borrower. It will be prudent that such accounts should go through various stages of asset classification. तो यहाँ पे बोला कि उसको नहीं ले जाना है, इट विल नॉट टू प्रूडेंट, मतलब सब स्टैंडर्ड D1 D2 D3 लॉस, ये स्टेप नहीं लेना, सीधे काम पहुंचा देना है लॉस में, जिसे हम पढ़े थे 10% वाला क्लॉज। इन दिस केस serious credit impairment, asset should be straight away classified as doubtful या asset। ठीक है, अगला देखिए, अगर आपने पैक्स और फार्मर सोसाइटी को लोन दे रखे हैं, उस कंडीशन में क्या है, आफ्टर द इट बिकम्स ड्यू विल बी क्लासिफाइड एनपीए, नॉट ऑल द क्रेडिट फैसिलिटी सैंक्शन टू। पैक्स वाले मामले में उसके हर लोन को अलग अलग देखते हैं। जैसे मान लिया उसका शॉर्ट टर्म लोन है, उसका MTL है, उसका दीनदयाल है, उसका CC है, तो सारे लोनों का अलग अलग देखेंगे। जो अकाउंट एनपीए होगा सिर्फ उसी को एनपीए बोलेंगे, बाकी को नहीं बोलेंगे। जबकि इंडिविजुअल के मामले में क्या फैसिलिटी करते हैं, वाइज, कर देते हैं। बारोवर वाइज। तुलसी जी, सर सर सिक्योरिटी वाले में आप बोल रहे थे ना लास्ट क्लास में कि कुछ 50% अगर लॉस है तो हाँ हाँ, कितना परसेंट प्रोविजन होगा, तो कहीं वो मिला मिला आपको? क्या? नहीं अभी मिला नहीं, नहीं देखता सर, हूँ कहीं मैं भी आएगा। खोज रहा था। हाँ चलो, लेकिन 10% वाला पक्का है। और अगर हाँ सिक्योरिटी वो की तो है वैल्यू जो सर। होती है वो 50%, 10 से 50 में होती है, तो उसको उसमें लेके आते हैं डाउटफुल में। है आप ही की किताब में लिखा हुआ है कहीं पे, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। वो सर कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में है, जहाँ पे सिक्योरिटी अगर 10% होती है तो डिक्लेयर हो जाता है, तो लॉस में चले जाता है डायरेक्ट। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन आपके सामने में ला रहा हूँ, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, कितने लाख का लोन है बताओ उसमें? 4 लाख। 4 लाख का लोन है, 4 लाख का लोन है, ECC कवर 50% है। और अब देखो इसने लैंग्वेज अलग कर दी, मोर देन 2 ईयर रिमेन डाउटफुल। तो मोर देन रिमेन टू वो है, तो कौन सी कैटेगरी में हो गया? D2। D2 में। तो D2 के अकॉर्डिंग जब इसका प्रोविजन करेंगे
पूरा लोन कितना है? 4 लाख। सिक्योरिटी कितनी है? 1.5 लाख। 1.5 लाख। तो 1.5 लाख यहाँ से हट जाएगा। अरे किसके घर से आवाज आ रही है? बहुत परेशान करते हैं। तो इसके बाद बचेगा हमारा कितना? 2.5। 2.5। अब 2.5 में से कवर कितना है आपका? 1.25। तो 1.25 कवर है, 1.25 बचा। तो इस 1.5 का D2 में कितने परसेंट लेंगे? 40%। तो कितना हो जाएगा? 0.6। और इसका कितना लेंगे? सर टेबल ड्रॉ 100%। करके बताइए ना सर, है? टेबल ड्रॉ करके बताइए ना। ये टेबल तो बना रखी है मैंने। ये दिख क्या नहीं है सर? दिख नहीं रहा सर। स्क्रीन नो सर। शेयर स्क्रीन शेयर तो है। ईसीजीसी दिख कवर नहीं रहा। अच्छा बताते हाँ, होंगे ये ना। कुछ गड़बड़ हो रही है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ईसीजी से आपको नहीं। 50%। सर ये तो मोर देन 2 ईयर है ना, ये तो D3 में होगा ना। नहीं नहीं, D2 ये लिखा हुआ है D2 में होगा 1 ना। ईयर 2 D1 में ईयर था, 1 ईयर रिमेन D2। डाउटफुल, यानी डाउटफुल में 2 साल हुए हैं उसको। 2 ओके ईयर तो 1 साल तो ऐसे ही D1 में निकल जाएंगे। हाँ, और 1 साल और D2 में निकल गया इसका। ओके। और ये ईसीजीसी कवरेज है ना, वो तो क्वेश्चन हाँ में बताते होंगे ना। हाँ बिल्कुल, ये कवरेज दिया जाए। ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा जो सामने दिख रहा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह है। 1.5 सिक्योरिटी है, रिमेनिंग कितना बचेगा? 2.5। 50% का कवर है 1.25। 1.25 कवर नहीं है, इसका लगेगा 40%। तो 40% कितना हो जाएगा? 60। इसका लगेगा 100%, तो कितना हो जाएगा? ये दोनों को ऐड किया तो 1.65। वही सेम जो तो जो मैंने अभी बताया कवर था वही रहेगा चीज। वो अनसिक्योर्ड पोर्शन पे काउंट करेंगे। कौन सा? जो कवर रहेगा ईसीजीसी या सीजीडी से वो अनसिक्योर्ड पोर्शन पे ही काउंट करना है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि सिक्योर्ड में ये मान रहा है वो कि इतना तो पैसा आप उससे ले ही लेंगे। ठीक है, जितना पैसा आप ले लेंगे उसके आगे की बात करो कहता है। ठीक है, जो अनसिक्योर्ड अमाउंट है उस पे वो ईसीजीसी का गारंटी लगेगा सर कवर। ना। हाँ, गारंटी हाँ कवर होगा। चलो, अब वो 50% वाला क्लॉज सामने आ गया। देखो ये लिखा हुआ, erosion in the value of security can be reckoned as significant when the realizable security value is less than 50% of the value. तो such NPA may be straightaway classified under। मिल गए? सर मैंने ये ग्रुप में भी अभी डाला है, हमको उसमें दिया था लोग, अभी ट्रेनिंग हुई थी ना मेरी हाँ ओबीसी। तो ठीक है ना। चलो क्लियर हो गया ये भी ना, कि अगर सर 10 कंसोर्टियम वाली टॉपिक कितने नंबर पेज पे है, थोड़ा बता देंगे सर। ये पेज नंबर 541। 541 बता रहे हैं। देखो ठीक है, चलो आगे। इसके केवीपी आईवीपी के कोई भी एडवांस एनपीए नहीं होते हैं, बट क्या है, आपका वैल्यू कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? लोन ग्रेटर देन सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए। मेन सिक्योरिटी की वैल्यू हमेशा बड़ी रहनी चाहिए। ठीक है, हाँ एक और पॉइंट है। देखो जो लोन होते हैं, लोन में अगर मोरेटोरियम पीरियड दिया हुआ है तो उसमें आपको इंटरेस्ट देना होता है ना, मालूम है आपको? यस सर। यस सर, 6 तो महीना जो उसने बोला हुआ, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स ड्यू ओनली आफ्टर द मोरेटोरियम और gestation period is over. Therefore, such amount of interest do not become overdue and hence do not become NPA. With reference to the date of debit of the interest, they become overdue after the due date of payment of interest if the interest. But ये कौन से केसेस में है?
इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट और एग्रीकल्चर प्लांटेशन वगैरह। ये हाउसिंग लोन वगैरह में नहीं है। हाउसिंग लोन और व्हीकल लोन जो होते हैं उसमें जैसे मान लिया उसने हाउसिंग लोन में 6 महीने का मोरेटोरियम दिया हुआ है, तो 6 महीने में जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। लेकिन क्यों पता है? क्योंकि आपको जो लोन दिया हुआ आपकी एग्जिस्टिंग इनकम पे दिया हुआ है, और प्रोजेक्ट को या एग्रीकल्चर को जो लोन देते हैं वो कौन सी इनकम पे देते हैं, जो आपको होगी फ्यूचर में, इसलिए उसमें इंटरेस्ट लेना नहीं हो गया था। ये लिखा हुआ है एजुकेशन लोन में। सर एजुकेशन लोन में, एजुकेशन लोन में भी इनकम पे बेस होता है, इसलिए नहीं मानेंगे एनपीए से। ठीक है सर, मतलब मोरिटोरियम पीरियड में चार्ज होता है, इंटरेस्ट ड्यू होता है आफ्टर मोरिटोरियम, यही कहना चाह रहे हैं ना सर? हाँ, ड्यू होता है, लेकिन वो चार्ज होता है, लेकिन उसको पेमेंट आपको कंपल्सन नहीं है कि मोरिटोरियम के आप बाद। करो। ठीक है, यस ये लिखा हुआ इन केस ऑफ हाउसिंग लोन सिमिलर एडवांसेस स्टाफ मेंबर वेयर इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर रिकवरी प्रिंसिपल, इंटरेस्ट नीड नॉट टू बी कंसीडर्ड अवॉर्ड। ये कौन से वाले में? जो आपका सिंपल इंटरेस्ट वाला लोन नहीं मिलता स्टाफ को, सिंपल इंटरेस्ट वाला, उसमें पहले क्या लेते हैं, प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल पूरा आ जाता है तब क्या लेते हैं, इंटरेस्ट। सर जो एजुकेशन लोन होते हैं जिसमें कस्टमर एग्रीज टू पे इंटरेस्ट ड्यूरिंग मॉरेटोरियम, वो तो हो जाते होंगे एनपीए? नहीं, उसमें कभी भी कस्टमर कंसेंट नहीं देता है, बट वो पे कर सकता है। नहीं, जैसे कई बार कस्टमर कहते हैं ना कि अगर वो ड्यूरिंग मॉरेटोरियम पे करते हैं तो उनको 1% का डिस्काउंट मिलता है, मिल जाएगा, हाँ, तो इन दैट ऑटोमेटिक केस हम मिलेगा उनको वो। इंटरेस्ट, हाँ वो ऑटोमेटिक मिलता है उसके लिए, उस मतलब इंटरेस्ट अगर उसके सबमिशन। अकाउंट में मेरा कहना ये डेबिट, है वो एनपीए हो हाँ, जाएगा फिर अगर वो नहीं, वो नहीं देगा कंसेंट इंटरेस्ट। ली नहीं जाती है उनसे, वो कंसेंट ली नहीं जाती, उनको बोला जाता है इफ यू पे द इंटरेस्ट यू विल गेट 1% डिस्काउंट। इंटरेस्ट सबमिशन है। वो इंटरेस्ट सबवेंशन जो मिल रहा है वो आपको उसके वो और एक तरह से रेगुलर पेमेंट पर है। चलिए अब देखिए प्रोजेक्ट लोन। प्रोजेक्ट लोन में क्या है? प्रोजेक्ट लोन में मींस एनी टर्म्स ऑफ एक्सटेंडेड फॉर पर्पज ऑफ सेटिंग अप फॉर इकोनॉमिक वेंचर। देयर आर ओकेजन व्हेन द कंप्लीशन प्रोजेक्ट डिलेड और लीगल, कभी होता है ना सरकार ने कड़ंगा लगा दिया, स्टे ले लिया किसने। ऑल दिस फैक्टर व्हिच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द प्रोमोटर मे लीड टू डिले द प्रोजेक्ट, इन्वॉल्व रिस्ट्रक्चरिंग। तो ऐसी कंडीशन में देखो क्या करना पड़ता है, उस लोन के अकाउंट को रिस्ट्रक्चरिंग या रेसिड्यूल करना पड़ता है। अकॉर्डिंग द फॉलोइंग एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स वुड अप्लाई टू द प्रोजेक्ट लोन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कमर्शियल। तो जब तक उसका ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होगा तब तक उस पर ये सब चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, फॉर दिस ऑल द प्रोजेक्ट हैव बीन डिवाइडेड इनटू कौन सी दो कैटेगरी है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के और एक नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के। ठीक है, प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन में, हाँ इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो अदर देन जो हाउसिंग लोन स्टाफ जो भी है, तो उसमें जब तक ड्यू नहीं आता तो उसमें इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ऐसा कहना है? नहीं, केवल एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट लगते रहेगा, लेकिन उसको ये नहीं मानेंगे कि ओवरड्यू हुआ। ठीक है, लेकिन हाउसिंग लोन में, कार लोन में और ऐसे लोन्स में जहां पर पहले से ही उसकी इनकम एस्टेब्लिश्ड हो चुकी है उसमें माना जाएगा, उसमें देना पड़ेगा उसको इंटरेस्ट। और एजुकेशन लोन में ये माना जाता है जब वो अपना कोर्स पूरा करेगा, कोर्स पूरा करने के बाद करेगा। ओके सर, ठीक है, चलो इधर देखिए, इनकम रिकॉग्निशन ऑफ प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन। बैंक्स में रिकॉग्नाइज इनकम एक्रूअल बेसिस in respect of the project under implementation which are classified at standard। ये जो थोड़ी सी खटर फटर की आवाज आती है, आ रही है मेरे वहां से डिस्टरबेंस हो रही है, बगल में पड़ोसी में कुछ काम चल रहा है तो वहां से आ रही है। ठीक है, बैंक शुड नॉट रिकॉग्नाइज इनकम ऑन एक्रूअल बेसिस। Banks should not recognize income on accrual basis in respect of the projects under implementation which are classified substandard
बैंक में रिकॉग्नाइज इनकम इन सच अकाउंट ओनली। तो ये बेसिकली जितने भी अकाउंट अगर सब स्टैंडर्ड बेसिस पे हो गए तो उसमें जब तक उसका पैसा नहीं आएगा तब तक आप उसे उसकी इनकम को क्या नहीं करेंगे। बैंक में रिकॉग्नाइज इनकम इन सच अकाउंट ओनली ऑन रियलाइजेशन ऑफ द कैश, मतलब पैसा आएगा तभी आप उसकी इनकम को रियलाइज मानोगे। ठीक है। बैंक विच हैव रॉन्गली रिकॉग्नाइज इनकम। सर एक बार क्लेरिफाई करेंगे सर? कौन सा? यही सर, ये लास्ट पॉइंट। इसमें बोलता है बैंक शुड नॉट रिकॉग्नाइज इनकम ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब है जैसे मान लिया आपने 5 लाख का लोन दिया तो उसमें इंटरेस्ट बन रहा है एवरी ईयर कितना, एवरी मंथ 5,000 बन रहा है। ये एक्रूड हो रहा है बट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो जो इंटरेस्ट अकाउंट में नहीं पहुंचेगा तो इसका मतलब वो इनकम में आप यूज नहीं करोगे, बट आप साइड बाय साइड क्या कर सकते हो, उसको कैलकुलेट कर सकते हो, बट अकाउंट में एंट्री नहीं मारोगे। ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है वो इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन विच आर क्लासिफाइड एज सब स्टैंडर्ड। तो कोई प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन वो उसका कैटेगराइजेशन क्या हो गया है, सब स्टैंडर्ड। तो उसमें जो भी आपने इसमें इंटरेस्ट अप्लाई किया है उसको आप इनकम नहीं रिकॉग्नाइज करोगे जब तक कि वो पैसा आपका क्रेडिट नहीं हो जाता। इंटरेस्ट अप्लाई होने का मतलब ये है कि आपने इनकम में बुक कर लिया, बट अब वो अकाउंट क्या हो गया, सब स्टैंडर्ड हो गया। तो इस इनकम को आप क्या नहीं मानोगे, प्रॉफिट में नहीं लोगे। इसके लिए क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है कौन सा, रिवर्सल ऑफ इनकम। तो आप ईयर एंड पर ऐसे जो भी अकाउंट आपके एनपी हैं उनकी इनकम को वहां से उठा करके प्रॉफिट लॉस से उठा के कहाँ डालते हैं, इंटरेस्ट नॉट कलेक्टेड अकाउंट। सर इसमें लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, बैंक में रिकॉग्नाइज इनकम ओनली ऑन रियलाइजेशन ओनली ऑन द रियल, जब उसको रिकवरी होगी तभी मानेगा वो। अच्छा, स्टैंडर्ड हो जाएगा तभी। हाँ, नहीं स्टैंडर्ड नहीं भी हो, देखो हाँ ये इनका पॉइंट सुनो कि कई बार क्या होता है स्टैंडर्ड नहीं हुआ, हमें उससे 2 लाख रुपए चाहिए थे, उसने 20,000 रुपए दिए हमको, लेकिन 20,000 तो हमको मिले ना, उस 20,000 को आप इनकम ले लोगे। अभी अकाउंट स्टैंडर्ड नहीं हुआ, जो भी रिकवरी, लेकिन हाँ जो भी रिकवरी आ रही है उसको आप इनकम में रिलीज कर सकते हो। ठीक है। बैंक विच हैव रॉन्गली रिकॉग्नाइज इनकम इन द पास्ट शुड रिवर्स, जो भी हम बात कर रहे थे ऊपर, इट वाज रिकॉग्नाइज इनकम ड्यूरिंग द करंट ईयर, मेक ए प्रोविजन फॉर द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द वाज रिकॉग्नाइज एज इनकम द प्रीवियस ईयर। तो अगर आपने ड्यूरिंग ईयर में किया है तो रिवर्स कर लो, लेकिन अगर आपने पिछले साल में कमाया था वो और वो अभी तक नहीं आया तो उसके लिए क्या मेंटेन करना है आपको, प्रोविजन करना है। पिछले साल ये मैंने जो वो वाली एनपीए की बेसिक क्लास ली थी उसमें सब पॉइंट बताए थे आपको कैसे कैसे करते हैं। ठीक है। एज रिगार्ड द रेगुलेटरी ट्रीटमेंट, फंडेड इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम, द कन्वर्जन इनटू इक्विटी, डिबेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, बैंक शुड अडॉप्ट द फॉलोइंग। इसमें क्या कह रहा है, रेगुलेटरी ट्रीटमेंट ऑफ फंडेड इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम and conversion into equity, debenture or the instrument, banks should adopt the following interest. इसमें फंडेड इंटरेस्ट को कॉन्सेप्ट को समझा, देखने क्या, इनकम रिकॉग्निशन इन द रेस्पेक्ट ऑफ एनपीए रिगार्डलेस वेदर दीज आर नॉट सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रक्चरिंग renegotiation of terms of loan should be done strictly on cash basis only on realization of the not in the amount of interest overdue has been funded। तो उसने कहा जितना रियलाइज हो जाए उतने को ही आप क्या मानेंगे, इनकम। It however the amount of the funded interest in is as income सर एक लिखा है नॉट
Not if the amount of interest overdue has been funded. अगर इंटरेस्ट का सिर्फ दिया तो ये नहीं होगा क्या? कहाँ कौन सी लाइन पर है? नॉट The and strict not का if the amount of interest overdue has been funded. मीन्स यहाँ ये कह रहा है कि अगर आपको उस इंटरेस्ट के लिए कहीं से फंडिंग मिली है, किसको? प्रोजेक्ट को, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको तो कैश मतलब तब रखना है जब कैश में आपको वो क्या हो जाए, कैश में दिया होगा। आपको मिल जाए, तब तक नहीं करना है, ये कहना चाह रहा। ठीक है। A provision for an equal amount should also be made for simultaneously. In other words, any funding interest in respect to NPA, if recognized income, should be fully provided for. अब दूसरा पॉइंट इसने बोलता conversion into equity, debenture and any other instrument. The amount outstanding converted into other instruments would normally comprise of principal and the interest component. If amount of interest dues is converted into equity, any other instrument, income is recognized in consideration, full provision should be made, amount of income so recognized to offset the effect of such income recognition. Such provision would be in addition to amount of provision that may be necessary for the depreciation in the value of नारायणी। या तो हमें पढ़ा लो या बच्चों को पढ़ा लो। चलो, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो म्यूट है। वो मैंने म्यूट किया मैडम। मेरे को पावर है कि किसी का माइक चल रहा हो तो म्यूट कर सकता हूँ। अच्छा ये बताओ, आपके घर के आसपास किसी बच्चे की आवाज आई थी अभी थोड़ी देर पहले? अगर मेरा म्यूट नहीं था तो मेरे घर से ही आवाज होगी। सॉरी। मैंने म्यूट किया था। मैंने वो एजुकेशन लोन के लिए खोला था ना, तभी बंद करना भूल गई। सॉरी सर। कोई बात। ये पॉइंट मैं उसको समझ में नहीं आ रहा, मैं छोड़ दिया मैंने। ठीक है, चलो आगे देखो। टेक आउट फाइनेंस। टेक आउट फाइनेंस में देख लो, प्रोडक्ट इमर्जिंग इन कंटेक्स्ट of funding of long-term infrastructure project. Under this arrangement, the institution financing infrastructure project will have an arrangement with any financial institution for transferring to the latter the outstanding in the respect of such financing in their book on a predetermined basis. इसका मतलब टेक आउट फाइनेंस का मतलब क्या था? जैसे टेक ओवर फाइनेंस होता है ना, ऐसे ही टेक आउट फाइनेंस होता है। तो जो प्रोजेक्ट रन कर रहा है, प्रोजेक्ट रन करने के समय तो मान लिया एसबीआई के पास है, और वो बाद में ट्रांसफर हो जाता है मान लिया किसके पास? आईसीआईसी के पास। बट ये चीज पहले से डिसाइड होती है कि प्रोजेक्ट के ड्यूरिंग ये हम इसको फाइनेंस करेंगे, और प्रोजेक्ट होने के बाद इसका फाइनेंस ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे? आईसीआईसी बैंक में। तो इसको बोलते हैं टेक आउट फाइनेंस। ठीक है। इन व्यू ऑफ द टाइम लैग इवॉल्व इन द टेकिंग ओवर, द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इन द मीन टाइम कैन नॉट बी रूल आउट। तो अगर हम किसी पॉइंट पे जाके टेक ओवर करने की बात करेंगे तो हो सकता है हमें इमीडिएटली बैंक नहीं मिल पाएगा। ठीक है। द नेम ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन will have to be followed by the concerned bank, financial institution concerned in whose books the account stands as balance sheet item as on the relevant date. ठीक है। If the lending institutions observes that asset has turned NPA on the basis of the record of recovery, it should be classified accordingly. The lending institution should not recognize income ऑन एक्रूअल बेसिस। ये तो बार बार बात आ ही रही है कि एक्रूअल बेसिस पे कोई इनकम नहीं होती है, ओनली व्हेन इट इज पेड बाय द बोरोवर। हाउएवर द टेकिंग ओवर इंस्टीट्यूशन ऑन टेकिंग ओवर सच एसेट्स शुड मेक प्रोविजन ट्रीटिंग द अकाउंट एज एनपीए फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ बिकमिंग एनपीए इवन दो द अकाउंट वाज नॉट इन। अब देखो इसमें सुन लो, बहुत ध्यान सुनिएगा। सपोज कीजिए 31 मार्च
2018 में एक प्रोजेक्ट फाइनेंस हुआ और 31 मार्च 22 को ये प्रोजेक्ट आना है आईसीआईसीआई बैंक में, ठीक है। सर लेकिन ये ये अकाउंट, एक मिनट ये अकाउंट, एक मिनट रुक जाओ, 31 जनवरी को 2022 को ये कैटेगराइज क्या हो गया, एनपीए। आईसीआईसी में कब आया, तो आईसीआई से पहले दिन से ही क्या कैटेगराइज करेगा, एनपीए। ये अपने वहां 90 दिन का इंतजार नहीं करेगा, क्यों, उसने जो लोन उठाया है वो पहले से क्या है, एनपीए। बट यही केस सुनिएगा, जो अपने एआरसी होते हैं ना, कौन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जब कोई एनपीए लोन उठाते हैं तो शुरू के 12 महीने वो लोन उनके वहां कैसा कैटेगराइज होता है, स्टैंडर्ड होता है, सब स्टैंडर्ड होता है। तो 12 महीने का उनको टाइम मिलता है, 12 महीने बाद अगर रिकवरी शुरू नहीं होती तो वो उनका अकाउंट एनपीए में आएगा। लेकिन टेक आउट फाइनेंस में या टेक ओवर फाइनेंस में वो अकाउंट सेम डे से एनपीए में आएगा, क्यों, क्योंकि पहले से ही वो एनपीए कैटेगराइज हो चुका था, ठीक है। अब पूछिए, कोई पूछ रहा था कुछ। सर ये बोल रहे हैं कि मतलब ये फाइनेंस होने से पहले ही प्री डिसाइडेड होता है कि टेक आउट फाइनेंस इसके थ्रू होगा, उसके बिल्कुल through। बिल्कुल, वो प्रोजेक्ट फाइनेंस करने वाले लोग एक्सपर्ट होते हैं। जैसे मान लिया स्टेट बैंक या यूनियन बैंक या पीएनबी, अगर वो प्रोजेक्ट फाइनेंस नहीं करता लेकिन रनिंग करता है मान लिया, तो वो रनिंग करने तक का मान लिया 3 साल लग रहा है, तो उसके लिए तो किसी और बैंक से फाइनेंस करा लेते हैं। और जिस दिन हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा तब वो पहले से ही मतलब तय कर लेते हैं कि भैया 3 साल बाद ये अकाउंट आपके पास आएगा, ठीक। सर कौन से लोन होते हैं आजकल, इसका पीछे पर्पस क्या होता है सर, ऐसा क्यों करते हैं? इसका पर्पस इसलिए होता है, जो प्रोजेक्ट होते हैं ना बड़े बड़े, उसमें हर बैंक की एक्सपर्टीज नहीं होती, या उसके लिए उसको स्पेशल लोग हायर करने पड़ते हैं। तो ड्यूरिंग प्रोजेक्ट वो किसी और बैंक से कराते हैं, और जब वो प्रोजेक्ट रन कर जाता है, चालू हो जाता है, तब उसका जो नॉर्मल बैंक उसे उठा लेता है, क्योंकि उसे चलती हुई यूनिट्स को चेक करना, एसेस करना, फंडिंग करना आसान होता है। सर जैसे कि कोई लोन बताओ सर इसका। जैसे मान लिया नेशनल हाईवे का कोई वो चल रहा है प्रोजेक्ट की, उसमें जम्मू कश्मीर में 5-6 सुरंगें बनानी है, ट्रेन की लाइन बिछानी है, कोई कंपनी है जापान की वो बिछा रही है, तो बैंक वाला अधिकारी उस प्रोजेक्ट पे जाके उनका आइटम को गिनना, स्टॉक वेरिफिकेशन करना आसान नहीं होता। तो वो कोई बहुत बड़े बड़े बैंक हैं जिनके पास ऐसी टीम शामिल है, वो करती हैं। बाद में वो वही प्रोजेक्ट एक सिंपल बैंक को ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि फिर वो केवल उन्हें ये देखना होता है कि भैया इनकी रिवेन्यू कितनी आ रही है और उस रिवेन्यू का क्या कर रहे हैं। चलो आगे देखो, पोस्ट शिपमेंट सप्लायर क्रेडिट हमने पढ़ लिया था, तो उसमें क्या है, इन केस ऑफ पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट एक्सटेंडेड तो बैंक कवरिंग तो, और जिसमें क्या मिला हुआ हमको, ईसीजीसी का कवर मिला हुआ। तो उसने बोला हुआ एग्जिम बैंक ने गारंटी कम रेफरेंस प्रोग्राम किया हुआ, जहां पर एग्जिम बैंक विल पे द गारंटी अमाउंट विद इन द पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डे ऑफ द इन्वोक द गारंटी आफ्टर द एक्सपोर्टर हैज फाइल्ड ए क्लेम। तो ईसीजीसी के पास जब क्लेम फाइल होता है तो एग्जिम बैंक बोलता है कि भाई 30 दिन के अंदर मैं उसका पैसा दे दूंगा। Accordingly, to the extent of payment has been received by the Exim Bank, the advance may not be treated as। तो जब Exim Bank को पैसा मिल जाए तो उस कंडीशन में वो अकाउंट एनपीए नहीं होगा। एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट फाइनेंस, एक्सपोर्ट करने के प्रोजेक्ट फाइनेंस में इसमें कुछ खास बात, यहाँ देखिए, in such cases where the lending bank is able to establish through documentary evidence that importer has cleared the due fully by depositing amount of bank abroad before it turn NPA, but the importer country is not allowing to fund to be remitted due to political or वो
ठीक है, मे बी मेड और पीरियड आफ्टर 1 year, द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड बाय द इन द बैंक अब्रॉड। क्या बोला, समझ में आई इस बात को? कि जैसे मान लिया कि आपने एक लोन दिया हुआ है, एक लैंडिंग बैंक है जिसने पैसा एक्सेप्ट कर लिया है, पैसा उसके पास आ चुका है, बट वो पैसा को इंडिया नहीं भेज रहा। क्यों नहीं भेज रहा? क्योंकि वो कंट्री अलाउ नहीं कर रही। तो आप तो कहोगे साहब पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन पैसा कहाँ पे आ चुका है? वहां के बैंक में आ चुका है। तो ऐसे अकाउंट को आप एनपीए ट्रीट नहीं करोगे। क्यों? बोलो भाई क्यों? क्योंकि मनी जो है नोस्ट्रो अकाउंट में डिपॉजिट है, आ चुका है। आपको नहीं मिल रहा वो अलग बात है, लेकिन वो पैसा कभी ना कभी आपको मिलेगा। ठीक है, चलो अब आ गया रिहेबिलिटेशन के जो अकाउंट्स होते हैं, अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BFIR और टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। तो कोई एडवांसेस रिहेबिलिटेशन के लिए हैं। ठीक है, उसमें क्या है, banks are not permitted to upgrade the classification of any advance in respect of which the terms have been renegotiated unless the package of renegotiation term has been worked satisfactorily for a period of 1 year, while the existing credit facility sanction unit under rehabilitation package approved by the BFI-TLI will continue to be classified as substandard or doubtful as the case may be in respect of the additional। तो यहाँ ये कह रहा है कि जब तक ये लोग कोई पैकेज अप्रूव नहीं करते उसके लिए, तब तक उस अकाउंट को आप सबस्टैंडर्ड या डाउटफुल ही रखेंगे। ठीक है, जब वहां से पैसा आ जाएगा, will become applicable after the period of 1 year from the date of disbursement in respect of additional facility sanction under the rehabilitation package, the income recognition। तो अगर आप मान लिया आपने उसे कोई एडिशनल कुछ और फैसिलिटीज दी हैं, तो उस अकाउंट को आप 1 साल तक एनपीए में नहीं लाओगे। 1 साल बाद अगर वो एनपीए होता तो करोगे। ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ एसेट थ्रू द डायरेक्ट असाइनमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड द अंडरलाइंग सिक्योरिटी। कई बार क्या होता है कि जो पैसा आना है वो डायरेक्ट, जैसे एक तो हो गया बैंक, एक हो गया एक्सपोर्टर, एक हो गया इंपोर्टर। तो कई सारे ऐसे मामले होते हैं जहां पर इंपोर्टर जो पेमेंट करता है वो पेमेंट वहां ना करके कहाँ करेगा? बैंक में। कब? जब आपने उसको क्या करा रखा होगा? असाइनमेंट, कि इंपोर्टर जो भी पैसा देगा वो आपको नहीं देगा, मुझे बैंक को देगा। ऐसी कंडीशन बता रहा है। originating bank, the asset classification provisioning rules in respect of exposure represent minimum retention requirement of the originator of the asset would be as under. The originating bank may maintain consolidated account of the amount representing MRR, minimum retention requirement, at the loan transfer to retail or retail loans. In such cases, the consolidated amount receivable in amortization MRR and the periodically should be clearly established, and the overdue status of the MRR should be determined with the reference to repayment of the such loan. Alternatively, the originating bank may continue to maintain borrower side account for the proportionate amount retained in respect to those accounts. In such a case, the overdue status of the individual loan should be determined with reference to the repayment received. पता नहीं क्या बोला इसमें, छोड़ो इसे। जिसको टाइम मिले तो पढ़ लेना, अकेले पढ़। क्रेडिट कार्ड अकाउंट में क्या है? वही है क्या, 90 दिन का। बट उसमें क्या है कि अगर उसने ईएमआई बना दी, तो ईएमआई बना दी उसने, 30 ईएमआई बना दी, तो आपकी कोई 3 तक का ईएमआई नहीं आएंगे तो एनपी हो जाएगा। और या फिर उसका जो डिमांड बैलेंस है, सपोज कि आपका बैलेंस है 63,000, उसने कहा मिनिमम कितना देना है आपको? 5,000। आप ये नहीं देते हैं कितने दिन तक? 90 दिन तक। तो आपको क्या हो जाएगा? एनपी हो जाएगा। एनपीए।
सर प्रोविजनिंग नॉर्म्स हमने कहा। मिनिमम अमाउंट अगर देते हैं तो उसमें इंटरेस्ट भी लगता है ना? हाँ, मिनिमम अमाउंट देने में पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है बहुत ज्यादा, 36%, 48%, ऐसा। तो मिनिमम अमाउंट वाला क्राइटेरिया नहीं पसंद करना चाहिए आपको। आपको क्या करना है, अगर क्रेडिट कार्ड यूज करना है, उसका तरीका है जो पूरे महीने में परचेजिंग करिए, सैलरी आते ही पहले उसको निपटा दो, तब तो फायदा, नहीं तो नहीं फायदा। ठीक है, एक ये पॉइंट दिया हुआ जब देखो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। 100% होती है कि 150%? क्या चीज? क्रेडिट कार्ड में अब 125 हो गई है। हाँ 125 125 रिस्क वेट जो है अब पिछले साल से 125 कर दिया, और पर्सनल लोन में कितना कर दिया है? 100 कर दिया। पहले इसमें 125 होता था। ठीक है, रिस्क वेट। चलो, a high level of unhedged foreign currency exposure of the entities can increase the probability of default in time high currency volatility. Hence, the banks are required to estimate the riskiness of unhedged position. छोड़ दो इसको भी, क्या बता रहा है प्रोविजनिंग। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आपको इससे जरूर मिलेगा। क्या बोला हुआ है? प्रोविजन कवरेज रेशियो। ठीक है, क्या है? provisioning to gross NPA performance, non-performing asset indicates the extent of, means आपने 600 करोड़ का प्रोविजन किया हुआ है और आपका ग्रॉस NPA जो है 20,000 है, तो कितना हो जाएगा जरा बताओ तो। चलो 30,000 कर देते हैं, आसान हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा आपका? 2% हो जाएगा ना, 2%। तो PCR का मतलब है प्रोविजन डिवाइडेड बाय ग्रॉस एनपीए। प्रोविजन डिवाइडेड बाय ग्रॉस एनपीए को बोलते हैं प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। फ्रॉम ए मैक्रो प्रूडेंशियल पर्सपेक्टिव, बैंक शुड बिल्ड अप प्रोविजनिंग एंड कैपिटल बफर टाइम व्हेन द प्रॉफिट आर गुड विच कैन बी यूज्ड फॉर एब्जॉर्बिंग लॉस टू डाउनटर्न। जब प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रोविजन बढ़ा दो। This will enhance the soundness of the individual bank and also the stability of the financial sector. It was therefore decided the banks should augment their provisioning cushions consisting of specific provision against NPAs as well as floating provision. तो यहाँ पर ये बोला हुआ है कि जो भी प्रोविजनिंग कुशन बना के रखना है आपको, कि जरूरत पड़ने पर आप उस प्रोविजन को क्या कर लेंगे, यूज करेंगे। एंश्योर दैट देयर टोटल प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो इंक्लूड फ्लोटिंग प्रोविजन इज नॉट लेस देन 70%। अकॉर्डिंग बैंक्स वर एडवाइज टू अचीव दिस नॉर्म्स बाय एंड ऑफ द 2010। तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो में क्या बोला, कितना होना चाहिए? जितना रिक्वायरमेंट है उसका कम से कम कितना जरूर होना चाहिए? 70%। मेजॉरिटी ऑफ द बैंक, मेजॉरिटी ऑफ द, कहाँ बात कर रहे हो? मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स हैड अचीव्ड PCR to 70%, had represented to RBI whether the prescribed PCR is required to maintain ongoing basis. The matter was examined till such RBI introduced a more comprehensive methodology for counter-cycling provision. Take into account the international standards are being currently developed in the Basel Committee. तो PCR कितना है? 70%. The surplus of the provision in the PCR required as per prudential norms should be segregated into account styled as counter-cyclical provisioning buffer to be computed as per the prescribed. The buffer will be allowed to use the bank by making specific provision for NPA during period of system-wide downturn with the prior approval of, जब आप बैंक दिक्कत में आएगा तो ट्रिपल सी भी जैसा है ना सर, ये कुछ ऐसा ही है, मतलब एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, बट इसको एकदम से उसने प्रोविजन बोला हुआ है। ट्रिपल सीबी में बैंक आरबीआई ने कुछ और एडवांस बोली है कि आपकी तबीयत बहुत बढ़िया हो रही है तो बॉडी बना लो अपनी, इस तरह से कुछ। ठीक है, इन द टर्म डिस्कशन पेपर डायनामिक प्रोविजनिंग अकाउंट ड्यूरिंग प्रोविजन टायर 2 में रहता है ना? है
प्रोविजनिंग हाँ जो करते हैं वो टायर 2 में टायर रहता 2 है में ना, रहता टायर 2 है, का। और मैक्सिमम 1.25% ही क्या रिस्क वेटेड एसेट का आप इसको ले सकते हैं। प्रोविजन जो है मैक्सिमम 1.25% ऑफ RWA आप ले सकते हैं, किसमें? टायर 2 में। चलो अब एक पॉइंट आया, RBI स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग मींस जो आपके लोन्स हैं उनको क्या करना? रिस्ट्रक्चर करना जरूरत पड़ने पर। ठीक है, तो banks have already used the STR effectively converted debt into equity in several cases। अच्छा ये वो पॉइंट तो नहीं है, कन्वर्टेड डेट इनटू इक्विटी इन सेवरल केसेस। ये बात समझ में आ रही है आपको किसी को? जैसे मान लिया किसी कंपनी ने 5,000 का लोन लिया और वो अकाउंट क्या हो गया कंपनी का? NPA। तो ये जो 5,000 करोड़ है ये किस में बदल जाएगा? शेयर्स में। और बैंक जो है इतने इक्विटी को क्या माने जाएंगे? वो ऊपर भी जहां मैंने वो मिस कर दिया था ना, वो शायद यही कहना चाह रहा है। क्या लिखा हुआ? कन्वर्टेड डेट इनटू इक्विटी इन सेवरल केसेस। मतलब बैंक ये कहेगा कि तुम पैसा नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन इतने के बराबर अब मेरी इसमें क्या हो गई? हिस्सेदारी हो गई। यही है सर, है ना? यही मतलब है ना? इसमें सर फायदा है, कुछ तो मिलेगा इसमें। हाँ, क्योंकि पैसा ना, देखो आमतौर पर जो भी लोन बैंक ने दिया होता है, बैंक ने दिया कितने का लोन? 500 करोड़ का, और उसकी वर्थ कितनी है? 2,000 करोड़ की, क्योंकि उसने बहुत सारा काम बिना लोन के भी तो किया होता है। सर ये आपने लास्ट टाइम पढ़ाया था कि मैनेजमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती बैंक वो ऐसे अलग चीज डिफॉल्टिंग है। कंपनीज की। वो सुनो, वो केवल फॉर द रिकवरी पर्पज है। यहाँ पर रियल ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, वहां पर केवल मैनेजमेंट कवरेज कर रही है, यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। मींस उस कंपनी की इतने %। इसका बहुत सिंपल तरीका बताऊं मैं। जैसे आपने किसी को लोन दिया, आपने 20,000 रुपए लोन सर दिया। एनडीटीवी के केस में यही हुआ था ना, अडानी का जो ऑनरशिप मिला है। क्या है बताओ मेरे को, ये नहीं पता क्या हुआ था उसमें भी कुछ सर एनडीटीवी ने शायद अडानी किसी कंपनी से कुछ तो अच्छा, मतलब लोन लिया ऑनरशिप किया था, लोन लिया था। कंडीशन बेस्ड की उसको ऑनरशिप मिल जाएगी अगर वो रिपेमेंट नहीं करते हैं तो टाइम। हाँ यही चीज, तो सेम अभी वो यही चीज काफी वो सेम यही चीज हुई। ठीक है, और मैं वैसे जो अभी एग्जांपल दे रहा हूँ उसे सुनो आप। आपने किसी को 20,000 रुपए उधार दिए, वो 20,000 रुपए आपके दे नहीं पा रहा है, तो आपने कहा ठीक है ये जो तुम्हारी मोटरसाइकिल है ना ये मुझे दे दो, लोन मत दो मेरा वो, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी में क्या दे दो? हिस्सा दे दो। तो इस तरह का कुछ, या आपके पास जो जो अर्निंग हो रही है उसका 5% आप मुझको दे देना, कुछ इस तरह का। ठीक है, चलो आगे देखिए। CDR अलाउस, अब ये क्या है? ये ऊपर तो था स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग, तो इसमें कहा गो टू बैक हिस्ट्री कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। ये इस समय जो हम पढ़ रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो होगा वहां पर इसमें से आएगा। आपकी जो ABM की बुक किसी ने खोल रखी है अभी? जरा ABM की बुक खोलो तो। ABM की बुक में 510। जो मेरे पास तो पेज ही नहीं है 510। ठीक है, 510। हाँ तो उसमें है लास्ट में, देखो जरा कहीं पे कॉर्पोरेट डेट मैकेनिज्म। हाँ तो CDR, तो वही चीज थोड़ा सा यहाँ देखो, फिर वहां भी काम आ सकती है। ठीक, अब देखो गो बैक टू हिस्ट्री, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री
बेस्ड ऑन द सिस्टम वाज प्रिवेलेंट अदर कंट्री में पहले से था, ठीक है। CDR अलाउ ए डिस्ट्रेस कंपनी टू रीस्ट्रक्चर विद डेट मोर देन कितना 10 करोड़ विद 2 or more lender to carry out CDR consent the lender। हाँ, अगर मान लिया, देखो सुनो, 10 करोड़ से ऊपर का लोन है और उसमें लेंडर कितने हैं, 2+ है, 2 या 2 से ज्यादा, तो उसमें अगर जो लेंडर हैं जो 75% वैल्यू को देते हैं वो, या 60% नंबर वाले वो इसके परमिट करते हैं। ये बात समझ में आई? जैसे मान लिया 60,000 का एक्सपोजर है, एक बैंक ने 20,000 ले रखा है, एक बैंक ने 10,000 ले रखा है और एक बैंक ने 30,000 ले रखा है। और कितने बैंक हैं? 3 बैंक है। तो इसको करने के लिए कम से कम 75% यानी इन दोनों की एग्रीनेस होनी जरूरी है, ठीक है। अब बात आती है नंबर में, कितने हैं ये नंबर में? 3। तो 3 का 75% कितना होता है? 2.25। 60%, हाँ, 1.8, यानी कम से कम 2 मेंबर और वैल्यू में कम से कम 75% अगर होंगे तो ही इसको आगे बढ़ाया जा सकेगा। मतलब कोई बैंक कहता नहीं भाई मैं तो नहीं कर रहा इसकी रिस्ट्रक्चरिंग, कोई कहता कर रहे हैं, तो इसमें एक क्राइटेरिया है, वैल्यू में कितना है। कोई एक ही बैंक अगर 75% के ऊपर होगा तो उसमें ही देखना पड़ेगा टोटल कितने बैंक हैं। अगर मान लिया 5 बैंक हैं और एक बैंक ने 80% लगा रखा है और 5 बैंक में से यहाँ पे केवल एक बैंक एग्री कर रहा है तो नहीं चलेगा, बाकी को भी लाना पड़ेगा साथ में। तो 5 का 60% ना, लगभग 3 बैंकों को एग्री करना पड़ेगा। अमाउंट तो एक से पूरा हो रहा है लेकिन नंबर नहीं पूरा हो रहा आपका, ठीक है। दोनों एंड में कंडीशन। When compared to CDR, SDR is more powerful tool. Lender can affect the change in the management. Hence, borrower have also taken the SDR exercise more carefully than the routine. तो उन्हें SDR को ऑप्ट करने में ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है। किसको? बोरोवर को। क्यों? क्योंकि उसमें वो चेंज, मैनेजमेंट चेंज भी करने की पावर आती है उनके पास। किसमें? SDR में। SDR में वो मैनेजमेंट को भी बदल सकते हैं। जैसे ट्विटर, क्या किया उसने जाते ही? शेयर होल्डिंग उसका बढ़ गया तो स्टाफ को निकाल दिया। हाँ, मैनेजर को दाएं बाएं कर दिया ना, ठीक है। RBI also gives the lot of importance SDR exercise. Governor of the sanctity of the debt contract has been continuously eroded in India in recent year, not by small borrower but by the। तो आजकल SDR को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? कि बड़े लोन्सों में ये दिक्कतें आ रही है। सर लेकिन CDR में भी तो स्ट्रक्चर चेंज किया जा सकता है। किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा पावरफुल टूल बता रहा है। कुछ और ज्यादा पावर्स होंगी इसमें। दोनों में सर इक्विटी वाला ही मामला है ना, तो नहीं, इक्विटी तो दोनों में आ रही है, बट इसमें यहाँ पर ये मैनेजमेंट को भी ज्यादा मैनिपुलेशन कर सकता है सर। The only problem with the banks may face the challenge in the finding a new buyer or strategic investor who can buy the majority of equity from the banks and take over the company within। हाँ, इसमें देखो अब थोड़ा सा और रिफाइन हो गया यहाँ पे कि वो कहता है कि इक्विटी तो ले ली किसने? बैंक ने, बट बैंक इक्विटी का क्या करे? तो बैंक क्या करता है? कोई सर्च करता है, किसको? उस इक्विटी को ट्रांसफर करने का और उनसे क्या लेने का? पैसे लेने का, ठीक है। तो इसमें बोला हुआ टेक ओवर द कंपनी विद इन द 18 month, अ टाइम पीरियड अलाउड बाय द बैंक्स टू आरबीआई। तो अब इसका एक पॉइंट आ गया कि इक्विटी को आपको क्या करना है? ट्रांसफर करना है कितने दिनों में के अंदर? 18 months के अंदर। ये चैलेंज हो गया। द आइडिया बिहाइंड RBI encouraging the change the management
इज दैट न्यू मैनेजमेंट विल ब्रिंग बेटर टेक्नोलॉजी गवर्नेंस और वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आरबीआई का जो इसका सर्कुलर का जिस्ट है उसके बारे में बात किया हुआ, इसमें क्या हुआ ना, बाय कन्वर्टिंग लोन ड्यूज टू इक्विटी शेयर्स विच विल हैव द फॉलोइंग फीचर। क्या करना, एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिस्ट्रक्चरिंग द जॉइंट लैंडिंग फोरम क्रिएटेड बाय द लेंडर्स मस्ट इनकॉर्पोरेट, मतलब जो जब वो कई सारे बैंकों ने फाइनेंस किया हुआ तो उनको शामिल करना। इन द टर्म्स एंड कंडीशंस attached to the restructured loans agreed with the borrower, an option to convert the entire loan part of their into shares of the company in the event of borrower not able to achieve। ये बार बार वही लिख रहा है, ठीक है। critical conditions stipulated by this should be supported by necessary approval authorization from the borrower company as required under the external extent law regulation enable to extend। तो अगर आप शेयर होल्डर बनेंगे तो कानून के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविजन वो पूरे करने पड़ेंगे आपको। प्रोविजन ऑफ एसडीआर वुड आल्सो बी एप्लीकेबल टू द अकाउंट विच हैव बीन रिस्ट्रक्चर्ड बिफोर द डेट ऑफ आरबीआई सर्कुलर। तो इसने बोला हुआ कि अगर आपने कोई अकाउंट पहले से क्या कर दिया है, अगर कोई अकाउंट आपने पहले से रिस्ट्रक्चर कर दिया है तो उस पर भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। द डिसीजन ऑन इन्वोकिंग एसडीआर बाय कन्वर्टिंग द होल और पार्ट ऑफ द लोन इनटू इक्विटी शेयर्स शुड बी टेकन बाय द जेएलएफ एज अर्ली एज कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर। सच डिसीजन शुड, वो वाला पहले से आगे क्लॉज, 70% 5% ऑफ द क्रेडिटर और 60% ऑफ द नंबर। In order to achieve the change in ownership, the lender and the JLF should collectively become the majority shareholder by conversion their dues from borrower into equity. However, the JLF lender their outstanding debt into equity instruments shall be subject to the member banks respective total holding of the charge in the company confirming the stated limit of the। ये एक पॉइंट क्या गया, देखो ये वाला पॉइंट सुनिएगा जरा। ये पॉइंट क्या कहता है, सेक्शन 19(2) बीआर एक्ट क्या कहता है, आपने सुना था 30% और 40%। 40% से ज्यादा ओवरऑल वो कभी भी क्या नहीं कर सकती, अदर कंपनी के शेयर को क्या नहीं कर सकती, होल्ड नहीं कर सकती। ठीक है, और इंडिविजुअल कंपनी के 30% से ज्यादा। ठीक है, और पोस्ट द कन्वर्जन ऑल लेंडर मस्ट कलेक्टिवली होल्ड 51% और मोर ऑफ द इक्विटी शेयर इशूड बाय द कंपनी। जो जेएलएफ यानी जॉइंट लायबिलिटी जो फोरम है उसके सारे लोग मिला करके 51% तक का वो कवर करेंगे। सर ये 30-40% ऊपर बताइए प्लीज। ऐसा है, जैसे मान लिया एसबीआई है, एसबीआई ने डिफरेंट कंपनी के शेयर ले लिए, तो वो अपनी कैपिटल का, अपनी नेट ओन कैपिटल का 40%, सपोज कीजिए एसबीआई की कैपिटल है 1 लाख करोड़। ये समझ गया। तो उसका 40% हो जाएगा। और किसी इंडिविजुअल करेगा तो 30 से ज्यादा नहीं लगेगा। इंडिविजुअल करेगा तो 30 से ज्यादा नहीं, लेकिन कई कंपनियों के हैं तो 40 से ज्यादा नहीं। और ये बोला इसने कि जॉइंट लायबिलिटी फोरम को कितने % शेयर लेने पड़ेंगे, कम से कम 51%। ये थोड़ा समझा दीजिए सर ठीक से, ये नहीं समझ। ये है कि जब जॉइंट लायबिलिटी फोरम उनके शेयर लेने जाएगा ना, तो उसको कम से कम कितने लेने पड़ेंगे, 51% कम से कम लेने पड़ेंगे, क्योंकि तभी वो मैनेजमेंट में हावी हो पाएगा ना। अच्छा, अपना ठीक ओनरशिप पूरी बनाने के लिए। ठीक है, द शेयर प्राइस फॉर सच कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी विल बी डिटरमाइंड एज पर द मेथड ऑफ द गिवन परसेंट। तो शेयर प्राइस के लिए आरबीआई का रूल चलेगा जो भी होगा। हेंसफोर्थ बैंक शुड इंक्लूड नेसेसरी कोवेनेंट इन ऑल लोन एग्रीमेंट। और ये सब चीजें कहाँ डालेगा, जो भी उसकी लोन एग्रीमेंट है उसमें डालेगा। रिस्ट्रक्चरिंग और अप्रूवल अथॉरिटी जो भी काम करना वो सारा काम करेगा। जेएलएफ मस्ट अप्रूव एसडीआर कन्वर्जन पैकेज विद इन 90 days. The conversion into debt into equity
एज अप्रूव्ड बाय अंडर एसडीआर वुड बी कंप्लीटेड विद इन ए 90 डेज में करना है। द इन्वोकेशन ऑफ एसडीआर विल नॉट बी ट्रीटेड एज रिस्ट्रक्चरिंग फॉर द पर्पज ऑफ एसेट। तो जो बैंक एसडीआर का फॉलो करते हैं तो उनके लिए ये जो प्रोविजनिंग वाला मामला वो अलग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो तो अब किसमें आ गए, ओनरशिप में। तो जब कंपनी की ओनरशिप में आ गए तो एनपीए का क्वेश्चन क्या हो गया, हट गया। एनपीए का प्रोविजन क्या हो गया, हट गया। तो इंडिविजुअल वाला क्या बोल रहे थे सर, एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना उसको। इंडिविजुअल 30% और ये ग्रुप 40। बताते हैं, जो हमने बोला एसबीआई ने 5 कंपनियां एक्वायर करी मान लिया, जी तो ओवरऑल तो 40% से ज्यादा नेटवर्थ के नहीं एक्वायर करेगा एक बार। दूसरी बात, जो भी कंपनी है, जैसे मान लिया ए कंपनी है, ए कंपनी की कैपिटल 600 करोड़ है, इसका 30% कितना होता है, 180। तो वो 180 से ज्यादा की एक्विजिशन नहीं लेगा इस कंपनी में। यस सर, ठीक है। सर एक बार ज्वाइंट लैंडिंग फॉर्म को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ये 75% ऑफ द वैल्यू, ये मान लिया ए बी सी डी लोग हैं जिन्होंने लोन दिया हुआ है, ठीक है, तो वो लोग टोटल दिया है 2000 करोड़ का एडवांस। कितनी कंपनी है, 5, ठीक है। तो अगर ये जेएलएफ में काम करेंगी तो कम से कम 75% वैल्यू, यानी 1500 करोड़। 1500 करोड़ कहाँ पूरा होता है, 6 4 10 15, इन तीनों से हो जाएगा। ये 3 हो गए, और 60% नंबर, तो 5 का 60% कितना होता है, 3, यही 3 से इन 3, ये 3 क्या बना लेंगे, जॉइंट लैंडिंग फोरम बना लेंगे, और अपना जो भी करना होगा ये उस पर एक्शन लेंगे। समझ गए। JLF and lenders should divest their holding। ये पिछले बार या पिछले से पिछले बार इस ये स्ट्रक्चरिंग से 5-6 क्वेश्चन आए थे, और ये जो आपकी नॉर्मल स्टडी होती है उससे बियॉन्ड है ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं। किसी चैनल में देखा आपने किसी को डिस्कस करते हुए? नहीं सर। तो दूसरा चैनल देखते ही नहीं है सर। नहीं देखो चैनल देखने को मना, इसमें किसी ने नहीं बताया। वो तो देखने को कोई मना नहीं है, बट ऊपर क्वेश्चन करा के काम लाइन में लाइन पढ़ाता है। थियोरिकली तो ये बेस्ट क्लास है, इससे और बढ़िया क्लास कहीं है ही नहीं। क्लासेस तो हैं। चलो, JLF and lenders should divest their holding in the equity of the company as soon as possible. On divestment of banks holding in favor of the new promoter, the asset classification of the account may be upgraded to, जरा 1 मिनट रुकिएगा।
हेलो, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पे बात ये हो रही थी कि जीएलएफ लेंडर शुड डाइवर्स देयर होल्डिंग एज सुन एज पॉसिबल ऑन डाइवर्समेंट ऑफ बैंक्स होल्डिंग इन फेवर ऑफ न्यू प्रमोटर। यानी बैंक क्या बन जाएगा अब उसका, उस कंपनी में बैंक कौन हो जाएगा, न्यू प्रमोटर। द एसेट क्लासिफिकेशन अकाउंट मे बी अपग्रेडेड एज स्टैंडर्ड। समझ रहे बात को, कि वो एनपीए अकाउंट अब बैंक की किताबों में क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। क्यों, सर ऐसे क्योंकि तो अब वो फिर लोन कभी नहीं है, अब तो मालिक है उसका। ठीक है। However, the quantum of provision held by the bank against the said account as on the date of divestment, which shall not be less than what was held as the reference date, shall not be reserved. Means जो उसने प्रोविजन किया हुआ है पहले से, उसका क्या करने को बोला उसने, उस प्रोविजन को कंटिन्यू करेगा। At the time of the divestment of the holding to the new promoter, banks may refinance the existing debt to the company. हाँ, अगर मान लिया कोई नया प्रोमोटर आ जाए, यानी वो कंपनी लेने वाला कोई कितने दिनों में लेना है कंपनी को, पीछे पढ़ा था ना हमने, 30 days, 18 month, within 30 days, 18 month टेक ओवर। को उसको अपनी प्रमोटरशिप किसी को ट्रांसफर करने के लिए 18 मंथ का टाइम मिलेगा, और जब 18 मंथ में उसे जो मिल जाएगा तो उसको वो लोन दे देगा। और एट द टाइम ऑफ द डाइवर्समेंट दे आर होल्डिंग टू न्यू प्रमोटर, बैंक्स में रीफाइनेंस द एग्जिस्टिंग डेट टू द कंपनी कंसीडरिंग द चेंज रिस्क प्रोफाइल, और वो नई कंपनी के रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो एक्सरसाइज करेगा। और रीस्ट्रक्चरिंग सब्जेक्ट टू द banks making provision for any diminution of fair value of the existing debt on the account of refund. बैंक में रिवर्स प्रोविजन, बैंक में रिवर्स, तो जो प्रोविजन उसने पहले रिवर्स नहीं किया था, अब उस प्रोविजन को क्या करेगा, वो रिवर्स कर देगा। क्या कहते हुए कि वो लोन उसका कैसा हो गया, सही हो गया। Said account only when all outstanding loan facility of the account perform satisfactorily during the specified period. तो उसने कहा कि जो नए बंदे को दे रहा है उसका लोन अगर ठीक ठाक चलता है तो उस अकाउंट को क्या कन्वर्ट कर देगा, स्टैंडर्ड में, as defined in the norms, principal interest all facility service per term during the period. तो उस नए पीरियड में उस बंदे ने अगर समय से पेमेंट किया, however satisfactory performance during the specific period is not evidence, asset classification restructured account would be governed by the IRAC norm. और अगर नए वाले ने भी अच्छा काम नहीं किया तो क्या करेगा, उसे एनपीए दोबारा से बना देगा। ठीक है। द एसेट क्लासिफिकेशन बेनिफिट प्रोवाइडेड एट द अबव पैराग्राफ शुड बी फॉलोइंग। क्या है, न्यू प्रोमोटर शुड नॉट बी ए पर्सन एंटिटी। पुराने वालों पता लगा कि एक भाई से खरीदा और दूसरे भाई को बेच दिया, और जो न्यू प्रमोटर है वो कम से कम कितना लेगा उसका, 51% ऑफ द पेड अप। ठीक है। और एक बात और है, न्यू प्रमोटर शुड ओन एट लीस्ट 26% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल। इसमें क्या बोला इसने, अगर वो नॉन रेजिडेंट है, कौन, नया प्रमोटर, तो वो क्या करेगा, वेयर द सीलिंग ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 51। तो कई मामलों में फॉरेन इन्वेस्टर किसी में प्रमोटर कितना बन सकता है, लेस देन 51%। तो उसके लिए वो वाला क्लॉज कितना कर दिया इन्होंने,
26 20। और जो रेजिडेंट होगा उसके लिए 51%। ठीक है। द कन्वर्जन प्राइस ऑफ द इक्विटी शुड बी डिटरमाइंड एज पर द गाइडलाइन। तो कन्वर्जन प्राइस है, इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये क्या है, बहुत हाईली, जो बेसिक एसडीआर का कॉन्सेप्ट तो समझ गए ना, बेसिक एसडीआर का कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप, कि क्या होगा, उसके लोन को आप लोग इक्विटी की तरह कन्वर्ट कर लेंगे और उसमें फिर 18 मंथ में आपको नया वो ढूंढना है, कौन नया प्रमोटर ढूंढना है, और उसमें मैनेजमेंट को टेक ओवर करना है, ये सब चीजें उसमें 11 नंबर पॉइंट में उसमें एक रेफरेंस डेट दे रहा था, वो क्या था? रेफरेंस डेट हर जगह चल, वो मुझे लगता है कि अब सब पुरानी बातें हो गई, मतलब वो जब इंट्रोड्यूस किया था ना आरबीआई ने, तो ऐसा कोई क्वेश्चन शायद पूछेगा नहीं। चलो, एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या S4A, क्या बोला S4A, S4A का मतलब क्या है? S4 है इसमें, S कितने हैं? 4। देखो कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4, और A का मतलब एसेट, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग एंड ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। तो एक तरह से जो पुराना एसडीआर चल रहा है वैसा ही एक और स्कीम और है, वैसी ही एक स्कीम और है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या चीज है स्कीम में। अरे मैं तो अपने वाले ठोकने वाले को बता के आया, भैया अभी 10 मिनट रुक जाओ, और तुमने शुरू कर दिया। कौन है ये? आप लोग थोड़ा ध्यान रखो भाई। चलो, S4A is the process of restructuring large ticket loan where the project is up and running. Here the lenders are required to separate sustainable loan from an unsustainable loan. The bank would convert unsustainable debt into equity or equity related instrument. One hand, the debt burden of the borrower is sustainably reduced. On the other hand, promoter's equity stake is also reduced. The idea behind the scheme is that the bank would get upside when the company regains its old good form, and it also gives the borrower second chance to revive the company. इसमें क्या बोला इसने पता है? इसने बोला कि मान लिया उसके 2 लोन चल रहे हैं, lenders are required to separate a sustainable loan from an unsustainable loan. Bank would convert unsustainable debt, जो उसका सही लोन नहीं चल रहा है उसको क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा, सस्टेनेबल वालों कन्वर्ट नहीं करेगा, और उसको मौका देगा। क्या मौका देगा? अब भी सुधर जाओ। और ये किसके लिए है? अनसस्टेनेबल, ठीक है। 500 करोड़ का एक्सपोजर इसमें मांगा हुआ है। An external consultant should endorse it is viable project do the techno-economic viability। ये वर्ड मैंने बोला था ना एक दिन, technically feasible, economically viable। Study and the forensic audit should give a clean check to the promoter. Banker cannot subsequently change the terms and sustainable loan. These means the bank cannot reduce the rate of the given moratorium. सस्टेनेबल लोन वैसे ही चलता रहेगा उसका। चलो, एक आखिरी पॉइंट और है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं बताओ? बैंकों को इससे क्या दिक्कत है? क्यों आपके सिलेबस में आया, ये बताओ जरा। तो बैंकिंग करियर में कहीं ना कहीं ये सामने आएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं आपके सिलेबस में क्यों डाला उसने IIBF में? तो ये हमको आज तो कल कभी ना कभी तो फेस होगा ही है ऐसे सब केसेस।
इसलिए सर इसी पे तो बैंक की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, हाँ, क्या प्रॉफिट होंगे एनपीए क्या। एनपीए के लोन्सों का इलाज क्या क्या है। एक तो रिकवरी है। आप 25,000 वाले के घर में जाते हैं बाइक उठा करके, उसको धमका के चले आते हैं। क्या आप ये 10 करोड़ वाले कर पाओगे? ऐसा नहीं कर पाओगे। तो उनका इलाज ढूंढना पड़ेगा आपको। तो आरबीआई ने डिफरेंट स्कीम बनाई है कि भैया सीडीआर कर दो, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रिक्शन, एसडीआर कर दो, ठीक है, या ये जो अभी ऊपर पड़ा हमने ये कर दो, S4A कर दो। पर S4A 500 करोड़ वालों के लिए। अब एक और लेके आ गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। उसमें क्या करा, अगर कोई बोरोवर ऐसा हो जाता है, this code now would permit banks to push up recovery of money from a company within a period of 180 days with a grace period of further 90 days if 75% creditor agrees। कि वो कहते हैं भैया इसके बस की नहीं है, किसके, इस बोरोवर के बस की नहीं है, काम चालू करो। इट विल बी लिक्विडेटेड इन वॉलेटली, मतलब बिना पूछे हुए उससे उस कंपनी को क्या कर देते हैं, लिक्विडेट, बेच दो सारी कंपनी, ठीक है। दिस विल मेक इजियर टू बैंक, तो उससे रिकवरी हो जाएगी। सम ऑफ द हाईलाइट यहाँ पर क्या है, कवर इंसॉल्वेंसी टू इंडिविजुअल, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, द एजुकेटिंग अथॉरिटी। इसकी जो लड़ाई झगड़ा होगा, फर्म इज प्रेजेंट डीआरटीज एंड कॉर्पोरेट के मामले में कौन है, एनसीएलटी। बैंकरप्ट इंडिविजुअल्स वुड बी बार्ड फ्रॉम द कंटेस्टिंग इलेक्शन, मतलब जो खुद बैंकरप्ट हो गए वो इस कंपनी को अब नहीं खरीदेंगे, ठीक है, मतलब किसी और को बेचा जाएगा। अंडर द न्यू लॉ एक डेटर कुड बी जेल्ड अप टू 5 years ऑफ कंसीलिंग द प्रॉपर्टी और डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर। तो इसमें सख्त कानून बना दिए हैं, ठीक है। और हमने कहा हैंड ओवर करेगा कितने दिन में, 180 days में। टू क्रिएट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हु विल स्पेशलाइज सच केस, असिस्ट क्रेडिटर, मैनेज लिक्विडेशन प्रोसेस। तो एक्स प्रोफेशनल एजेंसी को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। इट विल ऑल्सो बी गुड डेट बेस एंड फ्रॉम द dissemination of information is possible related to the debtor. The entire operation, these various newly created agency will be overseen by regulator। ये देखता रहेगा कौन, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया देखता रहेगा। वर्कर सैलरी अप टू 24 month विल गेट फर्स्ट, सबसे पहले 24 महीने की तनख्वाह दी जाएगी उनको। मनी ड्यू टू एम्प्लॉय। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां आजकल क्या हो रही हैं, बड़ी बड़ी फर्में बंद हो रही हैं, तो वो किसका सहारा ले रही हैं आजकल, यही IBFC का ही कोड का ही सहारा ले रही है। उनको फायदा क्या हो रहा कि उनका भैया लोन मतलब हट जा रहा बुकों से, ठीक है, और बैंक का लोन क्या हो जा रहा, रिकवरी में, क्योंकि लिक्विडेशन। अब आप बार बार जा रहे हो उसके पास, वो कहेगा साहब कल करा दूंगा, साहब मेरा अगला ट्रैक आ गया, सब मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, सब मेरा ऐसा, वो करता रहेगा और 5 साल बिता देता है। तो बैंकों की बैलेंस शीट में 5 साल तक कैसा रहता है लोन, वो एनपीए रहता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा इस तरह से पूरा होता है। और शाम को हम लोग सरफेस ही पढ़ेंगे, वो भी आपके रिकवरी वाले एबीएम में कवर करता है, रिटेल में तो करता ही करता है। रिटेल में 5-6 मार्क्स का है, ठीक है। शाम को मिलते हैं फिर रात को। 2 बजे की क्लास होगी क्या? ना 2 बजे की नहीं है सर। सुबह कौन सा लेक्चर हुआ था? 8 बजे सुबह हुआ था हमारा, इसी का पार्ट 1 हुआ था। हाँ सर, इसी का पार्ट 1। इसी सर का एक पार्ट बात 1 बोलनी हुआ था थी। सर। ईमेल मीटिंग आईडी आ रहा था और मैसेज भी डाला था, लेकिन वापस आईडी नहीं आया तो मेरा मिस हो गया। यूट्यूब में देख लीजिए मैडम, वो यूट्यूब में लिंक मिल जाएगा आपको। यूट्यूब में इमीडिएटली आप डालते भी नहीं हो ना सर? नहीं, यूट्यूब का लिंक तो चलता है 2 दिन तक, 3 दिन तक, ऐप में नहीं रहता। ऐप में डालने में 1-2 दिन लग जाता है। आप जो सुबह यूट्यूब का लिंक दिया था ना सिलेबस, उसके साथ नोटिफिकेशन का लिंक डाल दीजिए, वो भी अभी। ढूंढना चलो पड़ता मैं है। अभी थोड़ी देर में डाल देता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है। एफएम में तो नहीं है ना सर? क्या चीज?
शाम वाला बीएफएम के लिए तो नहीं है ना? शाम वाला एग्जैक्टली बीएफएम के लिए नहीं है ना। आपका बीएफएम रह गया ना केवल? जी जी। हाँ तो अपना पढ़ाई करिए, आप घूमने मत जाना। नहीं। हाँ सर 1 मिनट सर। हाँ बोलो। हेलो सर, बोल रहा था कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का एक तो न्यूमेरिकल करा देते सर, और ये जो एबीएम में आती है ना सर, व्हाइट बॉल रेड बॉल वाली, वो कहीं क्वेश्चन नहीं मिलता सर, 8-10 प्रोवाइड करा देते प्रैक्टिस के उसका लिए। तो मैं कर दूंगा, आप मुझे याद दिला देना। मैं एक सर है मेरे पास अच्छे वाले, वो एक लेक्चर में आपको ये कवर करा देंगे, ठीक है? और सर कल रात में जो क्लास सर हुई थी, एक आप बोल डाउट है रहे थे सर। फॉरेन एक्सचेंज का होगा सर, तो कल कुछ दूसरी क्लास चल रही थी। कल फॉरेक्स नहीं पढ़ाए थे क्या सर रात में? नहीं पढ़ाया था। अच्छा सर तो आपने लाइव में तो कोई दूसरी क्लास चल रही थी सर, अरे मुझे सुनो लगा तो, जेईबी वाली क्लास। आपने वो आधे के बाद ज्वाइन किया होगा, आपने 10 बजे बाद 11 बजे बाद किया होगा ज्वाइन। वही कुछ क्लास लेट हो गए। शुरू में फॉरेक्स की ही थी, उसके बाद हमने तो कन्वर्ट करी है। सर मेरी छूट गई उसका यूट्यूब लिंक सर। हाँ है वो ग्रुप में, आप देखो तो सही, जहाँ पे शेड्यूल भेजते हैं ना उसी यस को सर। क्लिक करो, चलेगा वो। हाँ ठीक सर, ठीक। ठीक है। सर ये जो सिक्योरिटी जो लेस देन 50% हो जाता है, हाँ हेलो सर, वो आप बोल रहे हो कि डाउटफुल में चला जाएगा, डाउटफुल में किस हाँ में जाएगा, D1 D2 किस में D1 जाएगा? D1 में। तो एनपीए है ऑलरेडी। एनपीए तो Less than सब 10%. स्टैंडर्ड हुआ ना, लेकिन आपको सीधे कहाँ पहुंचा रहा? तो 1 साल का फायदा है। हाँ 1 साल का फायदा दे रहा है। तो less than 10% होता है। 1 साल का फायदा तो दे रहा है, लेकिन प्रोविजन तो सब ज्यादा करना पड़ेगा। चलो मैं ये जो नोट्स जो ये वाले चैप्टर है, ये चैप्टर में उसमें कर दे रहा हूँ आपके, ठीक है? सर लेस देन 10% में डायरेक्ट वो ये हो जाएगा एनपीए। लेस देन 10%। नहीं, एनपीए तो दोनों में हो रहा है, लेस देन 50 में भी और उसमें भी। एनपीए दोनों में हो रहा है, लेकिन एक डाउटफुल में जा रहा है और एक सीधे सीधे उसमें जा रहा है। चलो ठीक है, कुछ क्वेरी और बना के रखो, अगली क्लास में देखेंगे।